अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गिरता है तो इस डायरेक्शन में वो x चलता है और ऊपर की डायरेक्शन में y चलता है, तो किसी भी टाइम पर, मान लो कोई भी टाइम है, तो किसी भी टाइम पर हम इसके x और y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये कोई एक टाइम है, तो यहाँ पर ये x हुआ और ये y हुआ, तो ये चीज़ x हुई और ये चीज़ क्या हुई, y हुई। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये कोई इंटरमीडिएट टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो ये हुई और ये मैक्सिमम रेंज भी नहीं है, किसी एक टाइम पर है। अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू वेलोसिटी, ठीक है, और इनटू टाइम, तो वी एक्स इंटू टी। लेकिन इधर की वेलोसिटी क्या है, क्या वी नॉट कॉस थीटा है, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज वी नॉट वाई टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन y एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, सो इट इज वी नॉट साइन थीटा टी और प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये y आ गया, y क्या आ गया, वी नॉट साइन थीटा टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक x की इंफॉर्मेशन आ गई और एक y की इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि किसी भी टाइम पे आप x निकाल सकती है और उस टाइम पे y भी निकाल सकती है। एक कोऑर्डिनेट कोई टाइम बता दे आपको तो आप x पता लगा लोगे कि कितना अब तक चल चुका है, नीचे इसकी छाया कितनी बन रही है, व्हाट इज इट्स प्रोजेक्शन। अच्छा, अब इसमें से टाइम की वैल्यू इसमें डाल दो, तो t क्या है, क्या x बाई वी नॉट कॉस थीटा है, सो पुट इन अबव इक्वेशन, तो वी नॉट साइन थीटा और t क्या है, तो यहाँ से वी नॉट कट गया और y क्या आ गया कि x tan थीटा आ गया क्या, अब माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर और अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो कभी भी अगर आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें देन यू कैन मैनेज टू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अगर मान लो आपसे कोई कह दे y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका ग्राफ का शेप क्या होगा, एंड इट्स ग्राफ इस पैराबोला होगा कि नहीं। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म निगेटिव हो जाए, तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म, ये तो एक पैराबोला हो गया मान लीजिए, बट इफ ए इज निगेटिव, if coefficient of x square is negative, then opening of parabola is downward, पलट जाएगा पैराबोला, पैराबोला इज डाउनवर्ड। अभी तो ऊपर ओपन हो रहा है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें देखा जाए तो x निगेटिव ही है, ये वाली इक्वेशन है उसी टर्म में एक्स वाई के टर्म्स में, लेकिन ये निगेटिव है कि नहीं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए जो इसकी ओपनिंग होगी
तो वो नीचे है, ये ठीक ही है, पलट गई नहीं ओपनिंग। अब इसके आगे तो जा नहीं सकता, अर्थ के नीचे तो चला नहीं जाएगा, तो इसलिए सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए पैराबोलिक मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन adopts parabolic path। अब अगर कोई कह दे इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at 30-degree angle with 10 meter per second speed, initial speed, then find its x coordinate या its y coordinate। इसके y coordinate का पता करो। when x coordinate is 2 मीटर, कह रहा है कि कहीं ना कहीं x 2 है, तो y कितना होगा। क्या ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ही है, और एक पता हो तो दूसरा निकल सकता है क्या? तो हम वैसा करेंगे, तो हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इसमें x को 2 रखते हुए, और tan के आगे क्या रखेंगे, क्या 30 डिग्री और माइनस हाफ, g को 9.8 भी रखा जा सकता है, और x स्क्वायर जो कि 2 है, और v नॉट कितना है, tan स्क्वायर cos 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे। सो y कोऑर्डिनेट कैन बी फाउंड बाय अबव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपकी बुक में 4.40 है, जस्ट आपके पैराबोलिक पाथ के ऊपर लिखी गई है। ठीक, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा जो ये पैराबोलिक पाथ है इसमें अलग अलग समय पे इसका वेलोसिटी बदलती चली जाएगी, एक जैसी वेलोसिटी नहीं रहेगी, बदलती चली जाएगी। ये तो इसका पाथ है, और पाथ पे टेंजेंट लें तो क्या उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए? और ये कभी तो इसकी वेलोसिटी निगेटिव भी हो जाएगी, क्योंकि शुरू में तो उसका tan थीटा यानी स्लोप, जो एक्स वाई का स्लोप होता है, तो ये चीज़ है, ये जो भी है एक्स वाई ग्राफ में, इसमें स्लोप से वेलोसिटी आ रही है। अब देखो, तो इस समय जो इसका स्लोप है वो कैसा है, तो ये दिस वेलोसिटी इस समय ऐसे चल रहा है, इट इज़ इन विच डायरेक्शन, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है? एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो इसलिए जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक वी वाई कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है, क्या वी एक्स कंपोनेंट होता है। खैर ये तो इनिशियल है, तो हम यहाँ थीटा नॉट पता कर सकते हैं। सो tan थीटा नॉट क्या है, वी नॉट वाई बाई वी नॉट एक्स। लेकिन इस स्थिति में भी हम पता कर सकते हैं, अब ये थीटा हो गया, अब ये थीटा नॉट नहीं है, ये थीटा हो गया। तो लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो वी वाई और वी एक्स होगा, वेलोसिटी बदलती जाएगी, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से बदल रहा है। तो एक कंपोनेंट के बदलने से ही तो इसकी डायरेक्शन बदल रही है। हमेशा इसके पास दोनों कंपोनेंट हैं, एक्स वी वाई, क्योंकि हमने इसे दोनों कंपोनेंट दिए हैं,
बट एक्सीलरेशन किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए बार बार इसकी दिशा बदलती चली जा रही है। कोई चीज़ इसको ऊपर से नीचे दबा रही है बार बार, तो वो जो दबा रही है तो इसकी वेलोसिटी बदलती गई कि नहीं, झुकती गई, और झुकती झुकते झुकी गई, झुकते झुकते पहले पैरेलल हुई फिर और झुक गई, क्योंकि नीचे की ओर एक्सीलरेशन लग रहा है ना। तो अभी थीटा जब है तो tan थीटा क्या हुआ, उस समय एंगल क्या वी वाई बाई वी एक्स हुआ, और उस समय जो हाईएस्ट पॉइंट पर है, सो एट हाईएस्ट पॉइंट, सो tan थीटा कितना हो जाएगा, क्या 0/vx हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट के पैरेलल हो जाता है। ये चीज़ कहाँ दी गई है, ये चीज़ पहले दी गई है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के पहले, क्योंकि उसके पास कोई y कंपोनेंट तो बचेगा नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर और आगे चलने पर क्या इसके x कंपोनेंट निगेटिव होने लगेंगे, तो ऐसे करने पर आप देखेंगे y कंपोनेंट निगेटिव होने लगेंगे। पहले y ऊपर था, पहले y ऊपर था और अब क्या हो गया, क्या y नीचे हो गया, x तो पॉजिटिव बना रहेगा। तो इस समय अगर हम थीटा निकालें, सो देन tan थीटा विल बी निगेटिव, ठीक है। तो x के साथ इसकी ये है x एक्सिस से ये उल्टा चला कि नहीं, निगेटिव क्लॉकवाइज, सो ये जो थीटा है क्या वो निगेटिव हो जाएगा। सो tan थीटा इट इज़ माइनस वी वाई बाई वी एक्स, सब जगह ये बदलते रहेंगे, वास्तव में वी एक्स तो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे वी एक्स हो चाहे वी नॉट एक्स हो, ये सब कभी भी नहीं बदलेंगे, चाहे वी एक्स डैश हो, इन सब की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगी, क्योंकि इट इज़ इनवेरिएबल। लेकिन इन सब के क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बदलते रहेंगे, बताओ, वाई कंपोनेंट, एक्स कभी नहीं बदलेगा क्योंकि एक्स हॉरिजेंटल है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल 4.7 देखो, कि ये बताओ कि अगर मैंने 30 डिग्री पे फेंका और कोई चीज़ 60 पे फेंका, एक ही स्पीड से फेंका, तो किस केस में ज़्यादा रेंज मिलेगी। ये 45 है, ये मान लो 30 है, और ये बीच वाला 45 है, तो किस में ये ज़्यादा दूर जाएगा, बताओ। ये 30 है और ये 60 है, स्पीड एक ही है, नाउ तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया। और साइन 2 थीटा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, फॉर 30 डिग्री आपने ये रेंज निकाली। अब फॉर 60 डिग्री निकालो, तो रेंज क्या होगी, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश बाई जी, एंगल बदल गया है, क्या 2 इंटू 60 लिख दें, ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। 120 डिग्री क्या होता है, क्या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होता है क्या, इसकी आगे वैल्यू क्या होगी,
बताओ किस में ज़्यादा आया कि सेम आया? मतलब ये जो 45 वाली लाइन है उससे 15 डिग्री पीछे और ये है 15 डिग्री आगे। तो अगर 45 वाली लाइन से अगर इक्वल एंगल पर इधर या उधर फेंका जाए तो क्या सेम इसकी रेंज होगी? अगर 10 पे फेंका जाए और 80 पे फेंका जाए तो बोलो। बताइए, कुछ तो बताइए। तो किस में ज़्यादा रेंज होगी? कैसे आपने पता किया? क्योंकि ये 10 है और ये 80 है। क्या ये जो 45 वाली लाइन से ये 10 डिग्री 35 डिग्री नीचे है और 45 वाली लाइन से ये 35 ऊपर है, इसीलिए आपने कहा कि सेम रेंज होगी क्या? फॉर 10 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंक रहे हैं, जैसे 30 और 60 कर दिया ये, तो रेंज क्या हुई? हाँ बताइए किस में ज़्यादा है, 80 में कि 10 में? हाँ तो यही समझ में आई बात कि नहीं, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जाए या 45 से थीटा ऊपर और थीटा नीचे फेंका जाए, थीटा ऊपर और थीटा नीचे, तो वो एक ही जगह पे गिरेगा दोनों केसेस में। यानी ये एंगल भी थीटा हो और ये एंगल भी थीटा हो, जो दो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ये बात हमें किसने बताई? गैलीलियो ने। देखो ये 45 एंगल है, तो हमारा अगला सवाल इसी पर है। एक अच्छा एक और भी बात बताओ कि रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज का फार्मूला क्या है? क्या वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी? ठीक है, आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है क्या? तो 2 थीटा कितना हुआ? तो थीटा कितना हुआ? if projectile is thrown at 45 degree then range is maximum। तो R मैक्सिमम का फार्मूला कैसे अब बदल जाएगा? क्या ये वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 लिख दें, 2 थीटा? तो R मैक्स क्या हो जाएगी बताओ? बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक। एग्जाम्पल 4.7 देखो। 4.7 क्या कहता है? कहता है गैलीलियो इन हिज बुक
टू न्यू साइंसेस बुक है। उसमें लिख दिया है कि फॉर एलिवेशन विच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ 45, फॉर एलिवेशन which exceeds or fall short of 45 degree by same amount, ranges are equal। रेंजेस इक्वल होगी, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इसका सल्यूशन या प्रूफ देखें कि आर क्या होता है कि यानी हमारे पास अब ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो या तो मैं ऐसे फेंक सकता हूँ ऑब्जेक्ट, या ऐसे फेंक सकता हूँ। तो इन दोनों के केस में रेंज इक्वल होगी, ये प्रूव करना है। ये 45 डिग्री है, ये मैं अगर अल्फ़ा लूँ और ये भी अल्फ़ा लूँ, तो ये मुझे बताइए, ये तो मैंने अल्फ़ा लिया है, तो दो केस हैं, एक ये है। सो व्हेन एंगल फॉल शॉर्ट ऑफ अल्फ़ा, तो उसका इनिशियल एंगल क्या हुआ, टोटल 45 है और मैंने अल्फ़ा कम कर दिया, तो अब कितना बचा, ये एंगल 45 माइनस अल्फ़ा बचा, और वो 45 एक्सीड 45 से अल्फ़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 45 प्लस अल्फ़ा डिग्री है। सो इसलिए when angle falls short of alpha, then from 45 लिख दो, fall short of alpha from 45 degree, then initial angle of projection क्या है, is 45 degree minus alpha, and when angle exceeds by alpha from 45 degree, then initial angle of projection तो अब दो केसेस हो गए, फॉर थीटा नॉट इस 45 माइनस अल्फ़ा, तो रेंज वी नॉट स्क्वायर यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो क्या किया गया, ये एंगल डाल दिया, ये एंगल डाल दिया, यहाँ तक समझ में आया।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सो कॉस 2 अल्फा बाई जी। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो इन बोथ केसेस रेंजेस आर इक्वल आ रही कि नहीं? हैंस प्रूव। क्लियर है? 4.8 एग्जाम्पल 4.8 क्या कहता है? ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ। तो कोई भी चीज़ है क्लिफ की चोटी पर खड़ा है और वहाँ से 490 मीटर अबव है, ये पहाड़ी है, और अबव द ग्राउंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजेंटली विद एन इनिशियल स्पीड। यहाँ से सीधा पत्थर फेंकता है हॉरिजेंटल, लेकिन ये पत्थर सीधा नहीं जाएगा, इस पर ग्रेविटी है तो ये ऐसे गिर जाएगा और ज़मीन पे आ जाएगा। तो ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल ऑन ग्राउंड। ये इसका मोशन होगा, यहाँ पे आके टकरा जाएगा। अच्छा, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन फॉर स्टोन। तो उसको नीचे गिरना है। अब ज़रा देखिए कि उसको नीचे गिरने में 490 मीटर नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितना समय लगा। तो v इज इक्वल्स टू, वास्तव में ऐसे फेंका गया है तो इसका जो भी कंपोनेंट है तो वो vx ही है, vy तो है नहीं, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट बनेगा। परपेंडिकुलर बनाने चाहोगी तो 90, इसकी स्पीड कितनी है पत्थर की? 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो जो अगर मैं v नॉट एक्स निकालूं तो इट इज़ v नॉट कॉस, क्योंकि x एक्सिस की ओर 0 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये v नॉट ही नहीं आ जाएगा? पूरा का पूरा इधर ही प्रभाव है। और मैं अगर इधर की ओर कंपोनेंट निकालूं तो v नॉट y क्या आएगा? दैट इज v नॉट कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर प्रभाव शून्य हो जाता है। कॉस इधर से इसका कितना एंगल है? या तो साइन 0 रख दो, और नहीं तो हर तरफ कॉस का ही कंपोनेंट लो, कॉस ही वैलिड है, साइन का कोई मान्यता नहीं आगे चलकर। अभी 1-2 चैप्टर आगे चलोगी साइन कोई पूछेगा ही नहीं। तो वास्तव में इस वाले वेक्टर का इधर की ओर कितना एंगल है? जिस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट निकालना है तुमको, अगर कोई वेक्टर दिया है तुमको इधर भी कंपोनेंट, इधर भी कंपोनेंट, इधर भी कहीं भी कंपोनेंट निकालना है, सिंपली कॉस लो, ये वी वेक्टर है। कहे 10 डिग्री पे कंपोनेंट निकालो, कह दो वी 10 डिग्री कॉस थीटा, वी कॉस 10 डिग्री। कोई कहे 20 डिग्री पे निकालो तो वी कॉस 20 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई? और कोई कहे अब 90 डिग्री पे निकालो तो वी कॉस 90 डिग्री, बोलो कोई इसका इफेक्ट नहीं है, 0। बोलो बात समझ में आ गई? तो y तो कोई इसका कंपोनेंट बना नहीं, इधर की ओर फेंका गया। तो अब जरा देखो कि हमें vx पता चल गया है कि दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री जाएगा, वो तो कभी बदलेगा नहीं, उधर की ओर तो ग्रेविटी है नहीं। तो जो v नॉट एक्स है, मतलब वो v नॉट कॉस थीटा v नॉट इंटू 1, v नॉट इंटू 1 हुआ कि नहीं? और यही vx रहेगा हमेशा के लिए। अच्छा, अब बताओ x क्या होता है किसी भी चीज़ के लिए? अगर आप x निकालना चाहते हैं सो इट इज़ v नॉट x और इंटू टी। कितना चलेगा इधर की ओर, ये कितना चलेगा? ये क्लिफ है, तो अगर क्लिफ आप खड़ी क्लिफ ले लो तो मतलब वो उस जगह से कितना चलेगा, मेरा ये कहने का मतलब ये है खड़ी क्लिफ। तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वही तो रेंज है, यही तो x है जिसे हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, जितनी देर हवा में रहेगा उतना चल ले तो चल ले, टकराने के बाद थोड़ी ना चलेगा लुढ़क के, तो चलेगा। अच्छा, y का क्या फार्मूला है? y इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या -490? अगर इसे ओरिजिन माना जाए तो उससे नीचे ही तो आया। अच्छा, इसकी कोई शुरुआती वेलोसिटी थी वाई एक्सिस पर? बताओ। वाई के अलोंग कुछ इसका कंपोनेंट था इनिशियली? t², g की वैल्यू रख दो। फोर 4.9 हुआ। तो t² क्या हुआ? 10 सेकंड हुआ। टेकिंग पॉजिटिव साइन अवश्य लिखना। तो ऐसे समय में इसकी रेंज क्या होगी, ये लिखा है, इसी में डालो। ये x बहुत छोटा लिखना, मैंने गड़बड़ कर दी है, बड़ा लिख दिया है, आप छोटा लिख देना। तो कितना चलेगा बताओ? क्या 150 मीटर चलेगा जहाँ से फेंका गया है? अच्छा, आगे आपसे क्या पूछता है कि जो भी इसकी वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला बताओ क्या है। तो v इज इक्वल्स टू v0 प्लस AT होगा कि नहीं? अच्छा, चाहो तो इसके x और y कंपोनेंट ले लो, इसे वेक्टर में ही दिखा दो। शुरुआत में वो क्या 15i से फेंका गया है, बोलो। और जो एक्सीलरेशन है क्या वो -9.8j है? और दिस इज vxi प्लस vyj। जहां ना समझ में आए पूछ लो, हम हर चीज बता देंगे। बताओ, कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई? बताओ, नो का क्या मतलब है, समझ में आई कि नहीं? हाँ, अच्छा आ गई है। तो अब ये आई है, ये अच्छा टी की वैल्यू डालो। t10 है और j लिखो, तो ये कितना हुआ 15i और -98j, ये चीज़ हो गई, यही v है। ठीक, तो आप इसे v लिख लें, ये हमने निकाल लिया है। तो 10 सेकंड में ये v है, हमने वापस दिखाने के लिए ऐसे लिखा था बट ऐसे लिख दिया। तो कह रहा है जब 10वां सेकंड आएगा, जब ज़मीन को छूने वाला होगा, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा। अभी ये ऐसे फेंका गया और ऐसे आ गया, तो ये वेलोसिटी करीब ऐसे होगी कि नहीं, जब ज़मीन को छूने वाला होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। क्या अब तक आपको पता चल चुका है कि y का कंपोनेंट निगेटिव होगा, नीचे है, और x तो उधर ही होगा, x में कोई बदलाव होगा नहीं, चाहे जो भी हो। अच्छा, तो ये वेलोसिटी कितना है ये वो आपसे पूछ रहा है, ये एंगल नहीं पूछ रहा। अच्छी बात है, कह रहा सिर्फ हमें वेलोसिटी बता दो मैग्नीट्यूड की, तो हम बता देते हैं। कैसे बताएंगे? 15² प्लस 98 का स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर तो मुझे पता है, 98 का आप बता दीजिए, फिर आगे भी थोड़ा बता दीजिए तो काम बन जाएगा। 9604 और इन दोनों को ऐड भी कर दो, तो अब इसका वो भी बताओ, वर्गमूल।
99.14 है, बुक में आंसर दिया है, अप्रॉक्सीमेट कर दिया 99 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, फिर से एक बार बता दें कि समझ में आ गई बात। चलो अच्छी बात है। तो यही चीज़ उसने पूछी है कि क्या है इसकी स्पीड। तो हम आगे चलने से पहले प्रोजेक्टाइल के कुछ सवाल और करेंगे, जिससे कि इसमें हम वेल वर्स्ड हो जाएं, तब हम आगे बढ़ेंगे। बुक की एक्सरसाइजेस पे आ जाइए। ना अब देखो कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको कराया गया है क्या? चलो, स्टेट विच इज स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें क्या क्या स्केलर है बता दो, और वेक्टर क्या है वो भी बता दो। जो आपको लगता है बता दो, बाकी हम बता देंगे। स्केलर बताओ। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बात सही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझती हो कि नहीं समझती हो? अच्छा, तो मान लो जैसे कोई चीज़ ये यहाँ पर चक्कर मार रहा है, और आपसे वो कह दे कि वो 10 पाई रेडियन जो है 10 सेकंड में घूमा है, 10 पाई रेडियन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना एंगल 1 सेकंड में घूमा है। सो एंगल रोटेटेड पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे आप ये देखते हो ना कि कितने ऑसिलेशन पर सेकंड, है ना, कि मतलब एक होता है कि टाइम पीरियड, और एक होता है कि कितने ऑसिलेशन पर सेकंड। और भी बड़ा कर दो इसको ज़रा, मान लो ये 100 पाई है, 100 पाई घूम गया, बहुत तेज चल रहा था। सो ये चीज़ है कि एंगुलर रोटेशन पर सेकंड। सो इट इज़ नोन एज कि एंगुलर रोटेशन पर सेकंड। तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? इतना एंगल घूमा और 10 सेकंड में घूमा, तो ये कितना हो गया? क्या 10 पाई रेडियन पर सेकंड? तो क्या यही एंगुलर वेलोसिटी भी होती है कि कितना एंगल पर सेकंड घूमा? सो ये चीज़ है, बट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसे ऐसे लिख देते हैं कि इतने रेडियन पर सेकंड। ठीक है। नाउ अब देखो, अभी आएगा, अभी सर्कुलर मोशन करेंगे तब आएगा, फिर हम और अच्छे से बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी बताओ। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाए और एंगुलर वेलोसिटी कहा जाए, सिर्फ इसमें अंतर इस बात का है कि इसमें एक साइन आ जाता है। कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो थंब इसका साइन है राइट हैंड में। पंखा रोटेट कर रहा है तो क्या ऐसे कहोगी गोल गोल घूम रहा है साइंटिस्ट को, कि कहोगी ये है इसकी डायरेक्शन? थंब बताएगा जिधर की ओर रोटेशन है उससे थंब का, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ गया? रोटेशन का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से वेक्टर क्या क्या बताया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पिक अप टू स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। कोई दो स्केलर क्वांटिटी बताओ। क्या क्या लग रहा है स्केलर? है एक एक पता चल रहा है कि नहीं? वर्क है कि नहीं? क्यों? इतने जूल आपने वर्क किया, कोई डायरेक्शन होती क्या वर्क की? फोर्स, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो आपने फोर्स लगाया इधर की ओर, और जैसे ये है ये कहा जाएगा फोर्स अगर ये लगा है तो एफ का ये कंपोनेंट लिया जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो इस तरीके से जो वर्क होगा ना, अभी तक तो आपको ऐसे ही बताया गया है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो इस वजह से इसमें डायरेक्शन चली जाती है। यानी अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप पेज नंबर 115 खोलेंगे। खोलिए। तो 115 में यहाँ पर जैसे बताया गया है कि व्हाट इज वर्क, तो इट इज इक्वल्स टू वर्क 117 खोलो, तो इसमें लिखा है एफ डी कॉस थीटा। तो बस वो इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं रह जाती, बस जो डिस्प्लेसमेंट है वही है, इट इज़ हैविंग नो डायरेक्शन, ये जूल में रहता है। तो ये वर्क डन है। और दूसरा कौन सा है? नेक्स्ट इज करंट। टेंसर है, बट उसे नहीं मान रहे हैं आपकी बुक में, टेंसर करके कोई क्वांटिटी नहीं मान रहे हैं, बट ये स्केलर है। वैसे इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, यही दोनों चीज़ें मानी गई, टेंसर जब सिखाया नहीं गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या है कि पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? सही बताया है आपने, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। अच्छी बात कही है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? इम्पल्स ही है बस, क्योंकि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम है। तो डेल्टा पी क्या है? यही इम्पल्स है। एक फोर्स एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो यही इम्पल्स हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यही इम्पल्स है। तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। टाइम तो वेक्टर नहीं होता है। प्रेशर किससे क्या लेना देना आपको? मोमेंटम की बात चल रही है। फोर्स इनटू, अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छी बात कही आपने। तो यूनिट एरिया ना, प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसलिए वहाँ थ्रस्ट बोल दिया गया है। जहाँ पर एक डायरेक्शन फिक्स कर दी जाए ना, जैसे किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगेगा बैलून में, तो क्या वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा? बोलो। तो ये प्रेशर में क्या होता है बताओ? क्या थ्रस्ट होता है?
और थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। अगर आपने किस हाथ रख दिया किसी पर, दीवार पर, और हाथ रखने के बाद अब ये दीवार पर हाथ रखने के बाद आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका ये फोर्स मान्य नहीं होगा, ये वाला मान्य होगा। तो इसके दो कंपोनेंट किए जाएंगे, एक ये कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हैं, तो ये वाला भी कंपोनेंट है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट हमने कर लिए, एक ऊपर की ओर कर लिया और एक इधर। तो जो इधर वाला कंपोनेंट है इधर, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से दो कंपोनेंट हुए, तो ये वाला ही इधर हमने शिफ्ट कर लिया, तो यही थ्रस्ट हो गया क्या? तो अगर ये फोर्स लग रहा था तो हम इससे पता कर लेंगे कि थ्रस्ट कितना लग रहा है। नाउ दीवार से एंगल भी कुछ हो सकता है किसी भी तरीके से, तो दैट कैन बी टेकन एज, अगर आप दीवार पर थीटा एंगल बना रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, क्या 90 माइनस थीटा, और ये आपने फोर्स लगाया तो क्या फोर्स कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो। तो क्या ये एफ साइन थीटा हो जाएगा? तो ये जो थ्रस्ट होगा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, और फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या एफ साइन थीटा, और जितने एरिया में इतना ही एरिया लेना जो आपके हाथ का एरिया हो, उसी में आपने प्रेशर लगाया है, पूरी दीवार पे नहीं लगाया है। समझ में आया ये चीज़ है? या फिर आप ये भी कह सकते हैं वो प्रेशर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं कि आपका वर्क डन क्या है, क्या उसमें डायरेक्शन फिक्स कर दी गई है कि फोर्स वहीं लिया जाएगा जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एफ कॉस थीटा कर दिया गया क्या? तो जब चीज़ें फिक्स कर दी जाए ना तब फिर वेक्टर नहीं रह जाता है, इसलिए नहीं है वेक्टर। आगे देखो 4.4 state with reason whether the following algebraical operation with scalar and vector physical quantities are meaningful, adding any two scalar। क्या किसी दो स्केलर को जोड़ सकती हो, ये मीनिंगफुल है? 4 और 5 को जोड़ सकती हो कि नहीं? या टाइम और मास को जोड़ सकती हो? जब तक कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी ना हो तब तक एनी टू स्केलर को जोड़ना मीनिंगफुल नहीं होगा, बिकॉज एडिंग टू स्केलर्स इज नॉट मीनिंगफुल अंटिल they have same dimension या यूनिट। एक यूनिट होगी तभी अच्छा है। सेकंड में सेकंड को जोड़ा जा सकता है, सेकंड में किलो को थोड़ी जोड़ोगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन। क्या अगर 10 न्यूटन का फोर्स है और कोई कह दे कि इन दोनों को जोड़ दो, एफ को एफ वेक्टर के साथ जोड़ दो, कह रहा है कि 10 न्यूटन को 10i प्लस 3j के साथ जोड़ दो, ऐसा कर लेंगे क्या? सही रहेगा? इसको मैं 10 न्यूटन ही बना देता हूँ, एक को 8 लिख दूँ, एक को 6 बन जाएगा, रूट निकल के आ ही जाएगा ना 10 न्यूटन। तो ऐसा करना ठीक है कि नहीं ठीक है? बताओ। एनी दैट इज एनी स्केलर कैन नॉट बी वेक्टर टू वेक्टर। नहीं तो आप इसका क्या कर पाओगे? कुछ किया जा सकता है क्या? एडिंग स्केलर टू वेक्टर इज नॉट मीनिंगफुल। थर्ड क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, क्या ये मीनिंगफुल है? यस, द लेंथ ऑफ वेक्टर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर
to vector, length of vector can be varied, उसे बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगला देखो, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, क्या ये ठीक है? क्योंकि टाइम में किसी भी चीज़ को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे कुछ नहीं। यस, उसमें तो डायमेंशन की होमोजीनिटी जाती नहीं है। तो यस, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर विल गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। जैसे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स यहाँ पे क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो हियर टू स्केलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एफ कॉस थीटा लिख लें, अब आपको पता भी चल चुका है, इंटू डी। सो टू स्केलर्स आर multiplied to produce some other scalar। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ की गई है। फिफ्थ देखो, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। तो एक आपके पास वेक्टर है और उसका एक कंपोनेंट निकालो, तो ई ही तो है। अच्छा, एडिंग एनी टू वेक्टर, अच्छा ठीक है, दो वेक्टर को ऐड कर लो, तो जब तक कि उनका सेम डायमेंशन ना हो तब तक ऐड करना सही नहीं है। मान लीजिए एडिंग एनी टू वेक्टर, वैसे किसी दो वेक्टर का एडिशन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास लॉज हैं। दे कैन बी एडेड बाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन यदि उनके दोनों के डायमेंशंस अलग हुए तो क्या उनके जोड़ने के कोई मायने हैं? सो एडिंग एनी टू वेक्टर्स with different dimension is meaningless। फिर कह रहा है एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर है, उसका आपने नीचे कंपोनेंट निकाल लिया इधर की ओर, तो ये v वेक्टर है, तो आपने वी एक्स आई कर दिया और ये वी वेक्टर है। तो इसको जोड़ा जा सकता है क्योंकि दोनों की सेम फिजिकल वैल्यू है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा हमें मालूम नहीं है। सो इसलिए एडिंग ए कंपोनेंट, वी वेक्टर में हम वी एक्स आई जोड़ना चाहते हैं, सो दैट इज़ वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और प्लस वी एक्स आई। ऐसा तो किया जा सकता है, फिजिबल है ना। वी को ये लिखेंगे और उसके कंपोनेंट को उसी में जोड़ेंगे। मीनिंगफुल तो नहीं है। तो एक कंपोनेंट कैन बी एक्टर, ये किया जा सकता है एज दे आर ऑफ सेम नेचर, एज दे आर ऑफ सेम नेचर। आंसर में तो दिया है कि सेम नेचर है, आपको किस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना है वो कह रहा है कि कभी कभी ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा तो हम बात करेंगे, बट अभी मुझे भी याद नहीं पड़ रहा ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट। देखो 4.5 पे आओ। Read each statement below carefully and reason. The magnitude of vector is always a scalar. रीजन के साथ बताना है। बोलो। तो it is scalar as it is purely a number। सेकंड का बताओ।
वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होगा कि स्केलर? वेक्टर ही होगा। सो इट इज फॉल्स, ये ट्रू था। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर is also a vector. For example, v vector जैसे v x I है प्लस v y j, so x component of velocity vector is v x I, ठीक है। तो ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। अगर मैं ये लिख दूंगा तो क्या कहलाएगा? वेक्टर कंपोनेंट। और अगर मैं कहूँ x की और इसका स्केलर पार्ट क्या है, तब सिर्फ vx लिख सकते हैं। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज vyj। अगर कोई कहे कि इसका स्केलर कंपोनेंट निकालो तो सिर्फ vy लिख सकते हैं। फिर भी जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन है ना। लिखोगे भी vy तो माइनस vy माना जाएगा, क्योंकि जब पलट जाता है तो माइनस नहीं लगाते हैं। देखा था कि नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में? जबकि स्केलर में तो निगेटिव कभी भी नहीं लगता है ना। तो इस तरीके से थर्ड बात क्या कही गई है? द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्यों? टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है रीड केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इट इज ट्रू एंड फॉल्स। ऑलवेज इक्वल टू लिख रहा है, तो ये तो फॉल्स ही हुआ। हाँ, फॉल्स है। इट इज ओनली ट्रू if particle has uniform motion। अब देखो चौथा क्या कहा गया? द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल टोटल पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है? तो ये तो ट्रू हो गया। ट्रू एज एवरेज स्पीड is the ratio of path length to time taken, while magnitude of average velocity लिखना of average velocity is magnitude of displacement divided by time taken। तो पाथ लेंथ क्या होती है? या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात? थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। तीन वेक्टर अलग अलग हैं। मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं जमीन में, और एक वेक्टर हवा में उठा हुआ है, जमीन से कुछ एंगल बना रहा है, ये इतने एंगल पर उठा हुआ है। तो क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा? फिर से देखो, अगर एक ही प्लेन में है कोई वेक्टर, तो ये वेक्टर है, ठीक है। देखो ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो मैंने एक पैरेललोग्राम लगा दिया, तो ये बना वेक्टर।
और मैंने अपने दोस्त से कहा तुम इतना ही फोर्स दूसरी तरफ लगा दो जितना मैं ए और बी में लगा रहा हूँ। तो यदि वो उतना ही फोर्स सी वेक्टर में लगा दे तो क्या वो इन दोनों से मिलने वाले परिणामी सदिश राशि को निरस्त कर देगा? भाई ए प्लस बी बना, उसको उसने ठीक ठीक कैंसिल कर दिया कि नहीं? और हवा में उछल जाएगा तो कैंसिल कर पाएगा क्या? इसका वाई कंपोनेंट का क्या होगा? मान लो अगर उसने एक्स कैंसिल भी कर दिया तो इधर बन रहा था, कैंसिल कर लिया तो उसका वाई तो बचा रह जाएगा, तो चीज उठ जाएगी ना हवा में। सो ओनली एन वेक्टर एंटी पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स कैन गिव द नल वेक्टर। तो तीनों को कोप्लेनर होना जरूरी है कि नहीं? सो फॉर मेकिंग अ नल वेक्टर, तो नल वेक्टर को होने के लिए क्या चाहिए? 3 वेक्टर्स मस्ट लाई इन प्लेन। इन प्लेन। और ऐसा ही नहीं है, मान लीजिए जैसे मैंने ये बताया और ये बताया, तो आपने क्या किया? क्या पैरेललोग्राम बना दिया? और ये है वेक्टर, तो इसको इसने कैंसिल किया ए प्लस बी को। बोलो बात सही है? अपोजिट। लेकिन यही बात नहीं है, अगर इसको बी के साथ भी पैरेललोग्राम बनाओगी तो ये और ये हमने सीधा खींचा और सी की तरफ ऐसे कर लिया, तो क्या ये बी और सी का है? यानी अगर हमने ये ए लिया और ये क्या है? बी, ये सही नहीं बनाया है, इसके यहाँ पे गिरेगा ये वेक्टर। थोड़ा सा और ज़रा अच्छा करें, यानी ये जो वेक्टर है ना बिल्कुल सही डायरेक्शन बनाए तो बात बने। इनका परिणामी, तो क्या अगर b प्लस सी करो तो हर वेक्टर बाकी दो के रिजल्टेंट का एंटी पैरेलल है क्या? ए इसका एंटी पैरेलल है कि नहीं? यानी हर वेक्टर, अब इसका भी उल्टा कर दो और यहाँ से भी एक पैरेललोग्राम बना लो, तो क्या ये भी एंटी पैरेलल है? ये ए प्लस सी है, तो बताओ ए प्लस सी का एंटी पैरेलल क्या बी है? हर वेक्टर बाकी दो का एंटी पैरेलल है, ये बात समझ लेना। सो एनी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, एज एनी वेक्टर in that case is anti-parallel to sum of other two, रिजल्टेंट भी लिख सकती हो वेक्टर्स। तो ये बात हो गई, इस वजह से ऐसा किया जा सकता है। बाकी और सवाल अगली क्लास में आपको कराए जाएंगे, इतना ही रखिए। ओके, वेलकम।